नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आज आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेके, जो कि कॉल लेटर के बारे में है। कि अगर आपको रेलवे की तरफ से कोई कॉल लेटर जाता है अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए, अगर आपके पास कोई कॉल लेटर आता है ड्यूटी करने के लिए, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, कैसे जाएँ, क्या क्या सुविधा मिलेगी, क्या क्या सुविधा नहीं मिलेगी, और वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जो आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में एक लेटर है जो कि रेलवे की तरफ से आया था मुझे। तो इसके थ्रू आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि रेलवे क्या क्या मांगती है ड्यूटी करने के लिए, और क्या क्या नहीं मांगती है, क्या क्या सुविधा मिलती है, क्या क्या सुविधा नहीं मिलती है। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो इसके लिए आप चिंतित ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप बहुत बच्चे जैसे परेशान हो जाते हैं कि वहाँ पर जाके हमें रूम वगैरह मिलेगी, हमें जैसे वहाँ पर ड्यूटी करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर हमको जो गाड़ी से आएंगे, ट्रेन से आएंगे जाएंगे, उसके लिए कोई सुविधा मिलेगी क्या? अप्रेंटिस करने के बाद आपको ट्रेन से कोई सुविधा मिलेगी क्या? हम लोग का जब ज्वाइनिंग कब होगा, ज्वाइनिंग कितने दिनों के बाद होगा, ड्यूटी करते समय कितना दिन रुकना पड़ेगा, कितना दिन नहीं रुकना पड़ेगा, और कब होता है ड्यूटी, इसके बारे में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बस आप लोग हम बने रहें। तो बहुत बच्चे को ये पता नहीं होता है कि डीबी में कैसे बुलाते हैं और किस तरीके से बुलाते हैं। तो दोस्तों, जब रेलवे डीबी में किसी बच्चे को बुलाती है तो वो किस तरीके से बुलाती है और कितने बच्चों को बुलाती है, ठीक है, और कैसे बुलाती है, किस आधार पर बुलाती है। तो दोस्तों, आपका जो ITI का मार्क नंबर था, ठीक है, ITI में जो नंबर है, मार्कशीट में जितना नंबर है और 10 में जितना नंबर है, उन दोनों में से परसेंटेज जितना है, तो उनमें से आपका दोनों में ITI और मैट्रिक में दोनों में मिला के आपका मिनिमम 80% होना चाहिए। ठीक है, ITI और मैट्रिक का परसेंटेज दोनों मिला के 80% होना चाहिए, उससे एबव होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो आपका मेरिट में नाम नहीं भी आ सकता है। ठीक है, और अगर उससे ज़्यादा होगा तो आपका नाम आ सकता है, चाहे कोई सा भी ट्रेड हो। अगर आप इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर्स वगैरह से हैं तो आपका तो मिनिमम 80+ होना अनिवार्य है, नहीं तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। बाकी अगर आप फाउंड्रीमैन, टर्नर, फिर MRSC, शीट मेटल, ये ट्रेड से अगर आप हैं तो आपका कुछ चांस बन सकता है। अगर 80% से 78, 76, 75 में भी आपको बुला लिया जाएगा ड्यूटी करने के लिए। ठीक है, और आपका मेरिट में नाम भी आ सकता है। और अगर आप इलेक्ट्रिशियन, फिटर से हैं तो आपका मिनिमम 80% होना चाहिए, उससे कम होगा तो आपका मेरिट में नाम नहीं आएगा और आपको डीबी में नहीं बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर डीबी में आपको बुलाया जा रहा है या फिर आपके पास कोई कॉल लेटर आ चुका है या आने वाला है, ठीक है, और अगर आपको इसमें जानकारी चाहिए कि कॉल लेटर में वो क्या लिखता है, क्या लिख के भेजता है, क्या क्या मांगता है, क्या क्या नहीं मांगता है, तो इसके बारे में मेरे पास एक लेटर है जो मुझे रेलवे की तरफ से मिली थी, उसके माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको पढ़ के बताने वाला हूँ कि क्या क्या रेलवे मांगती है और क्या क्या नहीं मांगती है, क्या क्या सुविधा देती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला, अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दस्तावेज की जाँच हेतु बुलावा पत्र। ठीक है, अधिसूचना दिनांक इतना से इतना, आपको कोई तारीख दे देगा कि इतना तारीख से इतना तारीख में आपको आना है। ठीक है, उसके बाद आपको उक्त तिथि को अपने साथ भरा गया ऑनलाइन आवेदन की मूल प्रति, कि जिस दिन आपने रेलवे अप्रेंटिस में अप्लाई किया था उस दिन आपका जो क्या बोलते हैं वहाँ पर एक पेपर निकला था ना, आपने जो भरा था वो पेपर आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको तो पेपर ही समझ में आएगा, ये थोड़ी नहीं समझ में आएगा कि उसमें वो फॉर्मेट में देता है कि क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, क्या क्या नहीं लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो आपको लेके जाना पड़ेगा। जो आप रेलवे अप्रेंटिस में जब शुरुआत में जब ऑनलाइन में अप्लाई कर रहे थे, तब आपको एक वो जिसके एफ से कहीं से क्या होगा आपने, तो उसको आपको एक पेपर दिया होगा, आप पेपर ही समझो, पेपर दिया होगा। ठीक है, एवं आवेदन प्रोसेसिंग फीस, जब आपने पेमेंट किया था कैफ़े वाले से पास या कैफ़े वाले ने जब पेमेंट किया था तो उसमें एक रसीद कटी थी जो 135 रुपया कुछ ऐसे कुछ रुपया का काटी थी रसीद, तो वो रसीद आपको लेके जानी पड़ेगी। तथा 10वीं की अंक सूची एवं प्रमाण पत्र, जो 10 का मार्कशीट है और 10 का सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तथा ITI के
मार्कशीट, जो ITI का आपका मार्कशीट है और जो ITI का आपका सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना पड़ेगा। एवं NCVT या SCVT में होना चाहिए ITI का सर्टिफिकेट। दोनों में से कोई एक सा भी होता है, या सरकारी हो या प्राइवेट ही हो, ठीक है दोस्तों, कोई सा भी आप लेके जा सकते हैं। उसके साथ साथ प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा तथा जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षित वर्ग कोटि के तहत आवेदन किया है उन्हें निर्धारित प्रारूप अधिसूचना के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी OBC SC ST EWS जाति समुदाय का मूल प्रमाण पत्र, मतलब आप लोग जिस कास्ट या जिस जाति से आते हैं उसका एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। जैसे OBC वाले अपना OBC सर्टिफिकेट बना के लेके जाएंगे, SC वाला अपना SC का सर्टिफिकेट, ST वाला अपना ST का सर्टिफिकेट, EWS जैसे जनरल में हो गया वो लोग अपना EWS का सर्टिफिकेट बना के लेके जाएंगे। और बहुत बच्चे सोचते हैं कि जैसे हम लोग OBC में सर्टिफिकेट बनाएंगे, ठीक है, तो OBC में अगर हम लोग सर्टिफिकेट बनाएंगे तो OBC का सर्टिफिकेट बनाओगे तो CO मत बनाना, क्योंकि CO जो आप बनाते हो CO सिर्फ स्टेट के लिए होता है, अपने राज्य के लिए होता है। अगर आप सेंट्रल में जाना चाहते हो तो आपको DC या SDO लेवल का OBC सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो सीधा साफ साफ कह दिया है कि आप जब सेंट्रल में आ रहे हो तो आपका SDO या DC लेवल में सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी OBC सर्टिफिकेट, ठीक है, नहीं तो नहीं चलेगा। उसके साथ साथ विकलांग बच्चों, जो विकलांग है, दिव्यांगजन या विकलांग है, उनको एक मेडिकल पेपर लाना पड़ेगा हॉस्पिटल की तरफ से, ठीक है, एक मेडिकल पेपर ले आना जो विकलांग बच्चे हैं उन लोग हॉस्पिटल की तरफ से, तथा सैनिकों का स्पष्ट प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र पुत्री के मामले में पिता माता का सेवा डिस्चार्ज प्रमाण पत्र की मूल प्रति साथ में लाना अनिवार्य है, तथा अधिसूचना के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में शासकीय प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र। मतलब प्रत्येक बच्चों को अपने साथ साथ मेडिकल का सर्टिफिकेट बनवा के लाना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट ये तो आपका कंपलसरी है और वेरी वेरी कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि इसके बिना आपको DV में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अगर आपका DV कंप्लीट होगा तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना एकदम ज़रूरी है, और वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल से, ना कि क्लिनिक से। बहुत बच्चे क्या करते हैं, अपना मेडिकल कहीं भी किसी क्लिनिक से या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से बना लेते हैं, लेकिन ऐसा दोस्तों मत करना, क्योंकि अगर ऐसा आप करोगे तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। मैंने भी वही गलती की थी। एक डॉक्टर के पास गया था जो कि प्राइवेट था, कह रहा कि मैं सरकारी डॉक्टर हूँ, लेकिन उसने क्या किया, अपना मोहर मार दिया और बोल दिया चल जाओ, लेकिन यहाँ पर मेरा रिजेक्ट हो गया। लेकिन फिर से मुझे सरकारी हॉस्पिटल में जाकर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ा। इसलिए मैं आपको यही सलाह देता हूं कि जब भी आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना तो आप सरकारी हॉस्पिटल से बनाना। इसके बारे में एक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों बनाना जरूरी है और सरकारी या प्राइवेट क्यों बनानी जरूरी है, ठीक है। इसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट तो हो गया, और इसमें सबसे मेन आपका होता है आँख आपका 6/9 होना चाहिए, 6/9 होना चाहिए, 6/9 कम से कम होना चाहिए। और ऐसे में सब बच्चों का 6/6 रहता ही है, लेकिन 6/9 आपका होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। आँखों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे हॉस्पिटल में क्या होता है कि आँख का डॉक्टर नहीं होता है, लेकिन आपका जैसे हम लोग का जैसे झारखंड में है, झारखंड में बहुत सारे हॉस्पिटल है, जैसे रांची का रिम्स हो गया, झारखंड फिर उधर आइएगा बोकारो का, तो बोकारो का सदर हो गया, धनबाद का भी हो गया। धनबाद में सब अपने अपने जगह में सबका अपना अपना सरकारी हॉस्पिटल होता है, ठीक है। तो उसमें जाकर आप एक सर्टिफिकेट बना लेना, मेडिकल सर्टिफिकेट बना लेना, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि इसके साथ साथ आपको आधार कार्ड लाना पड़ेगा, जो आपका ID है, पहचान पत्र, फ़ोटो भी रहना चाहिए उसमें, ठीक है ना। बहुत बच्चों को क्या होता है, इतना सा फोटो लेके आता है, जब बचपन वाला फोटो नहीं चलेगा। जो आप अभी वर्तमान में प्रेजेंट में है वही वाला आपका फ़ोटो रहना चाहिए, ठीक है। बचपन वाला फ़ोटो नहीं अगर है तो उसको तुरंत आप अपडेट करें, ठीक है। तो आप अपने साथ आधार कार्ड लेके आएँ, साथ में पैन कार्ड भी लाना अनिवार्य है। उसके बाद आप अपना
फोटो युक्त पहचान पत्र, ठीक है, इस साफ साफ कह रहा है फोटो युक्त पहचान पत्र, इसमें फोटो होना चाहिए। बहुत बच्चों का पैन कार्ड नहीं बना हुआ है, अब वो बच्चे क्या करेंगे? तो दोस्तों जिन जिन बच्चों का 18 साल पार हो चुका है और जिन जिन बच्चों ने अभी तक अपना पैन कार्ड बना लिया है वो उनका तो बढ़िया है, और जिन जिन दोस्तों ने अपना पैन कार्ड नहीं बनाया है वो अपना पैन कार्ड बना लें। अगर आपका 18 साल पार हो गया है तो आप तुरंत बना लें, और जिन जिन बच्चों का 18 साल नहीं हुआ है वो सोच रहे होंगे कि हमारा तो 18 साल हुआ ही नहीं है तो हम पैन कार्ड कैसे बनाएंगे, क्योंकि पैन कार्ड तो 18 साल के बाद बनता है। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा बात कोई नहीं है, क्योंकि मेरा भी जब मैं अप्रेंटिस में आया था डीवी करने के लिए तब मेरा भी 18 साल नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने पैन कार्ड बनाया था। क्यों? क्योंकि पैन कार्ड जो है 18 साल से जब जिनका नहीं होता है उनका भी पैन कार्ड बनता है, वो भी माइनर में बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप टेंशन मत लेना, आप जाना कहना कि मुझे पैन कार्ड बना के दो, वो कहेगा तुम्हारा कितना साल हो रहा है, तो तुम कह देना कि मेरा 17 साल या 16 साल हो रहा है तो मुझे पैन कार्ड बना दो, तो वो कहेगा कि नहीं 18 साल के बगैर नहीं बनेगा। लेकिन आप बोलना नहीं माइनर बनता है, मुझे माइनर में ही बना के दो, ठीक है, तो वो आपको बना के दे देगा। ऐसे में आपका पैन कार्ड मिनिमम 150-200 रुपये में बन जाएगा आराम से, ठीक है। और जब आपका 18 साल होगा तब आप अपना अपडेट कर देना, फोटो लगा देना उसमें, बस हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आप अपना बैंक अकाउंट, जो आपका बैंक अकाउंट है वो लेके आना, ठीक है। साथ में आपका जितना भी दस्तावेज की मांग की गई है सबका 2-2 कॉपी जेरॉक्स करके लेना। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप 3-3 कॉपी जेरॉक्स रख लेना। क्यों? क्योंकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तब आप क्या करोगे, कहाँ पर जेरॉक्स करोगे, ठीक है। नई नई जगह में जाओगे डीवी करने के लिए, आपको पता ही नहीं है कहाँ पर जेरॉक्स दुकान है, कितना पैसा ले लेगा, क्या ले लेगा, ठीक है। दोस्तों जब हम लोग आए थे तो एक प्रिंट का हम लोग से 30 रुपया लिया जा रहा था, जो कि हम लोग जब अपना घर तरफ किए थे उसमें 10 रुपया ले रहा था, लेकिन यहाँ पर 30 रुपया ले रहा था, तो इसलिए हम लोग परेशान हो गए थे थोड़ा सा। इसलिए आप लोग वैसे परेशान मत होना, अपना जितना भी डॉक्यूमेंट है एक कॉपी एक्स्ट्रा में लेके आना जेरॉक्स करके, ठीक है। उसके साथ साथ 2 न्यूनतम पासपोर्ट साइज फोटो लेके आना। न्यूनतम 2 होती है, एक मीडियम होती है A4 साइज फोटो और उससे छोटी होती है एक, तो छोटी वाली 2 कॉपी लेके आना फोटो, ठीक है। उसके साथ साथ जरूरत पड़ने पर आपको एक दिन रुकना पड़ सकता है। ये साफ साफ कह दे रहा है क्या, जब आप डीवी करने के लिए जाओगे तो आपको एक दिन रुकना भी पड़ सकता है, इसलिए आप अपना फुल तैयारी करके आइए। ये नहीं कि बस हम लोग गए अब फटाक से डीवी कर लिए फटाक से वापस आ गए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। एक दिन आपको रुकना भी पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ का जो अधिकारी है वो फिक्स नहीं है। अगर ये भी हो सकता है कि वो किसी कारणवश आ नहीं पाया, तब आप क्या करोगे, और जब तक उसका साइन नहीं होगा तब तक आपका डीवी कंप्लीट नहीं किया जाएगा, तब तक आपका डीवी जो है पेंडिंग में पड़ा रहेगा, ठीक है। जब वो अपना साइन करेगा तभी आपका डीवी कंप्लीट माना जाएगा। तो इसलिए आपको एक दिन रुकना भी पड़ सकता है, जैसे हम लोग को एक दिन रुकना पड़ा था, ठीक। इसके लिए आपको कोई व्यवस्था नहीं दी जाएगी। रेलवे ने साफ साफ कह दिया कि रेलवे की तरफ से आपको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, ना खाने का, ना पीने का, ना रहने का, कोई किसी भी चीज़ का कोई भी सुविधा आपको नहीं दी जाएगी। आप अपना खर्चा स्वयं उठाएंगे, आपको कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, आप स्वयं समझिएगा। और बात रही रूम की, कहाँ सोएंगे, तो आपको एक कहीं पर लॉज वगैरह देखना पड़ेगा, 500 रुपये लेगा। हम लोग से 500 रुपये लिया था, 24 घंटे दिया था, और खाना वगैरह आपको अलग से खाना पड़ेगा। इसके लिए आपको रूम वाला भी कुछ नहीं देगा, वो तो कह देगा 500 रुपये में तुम मेरा एक रूम ले लो, आराम से उसमें सो। अब खाना पीना तुम समझो, अब आप लोग खाना खाइएगा कि मत खाइएगा वो आप लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे अंतिम चयन सूची में आने का आपका कोई दावा नहीं बनता है। अंतिम चयन सूची अधिसूचना में दी गई शर्तों के अनुसार मूल दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया में उपयुक्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों की मेरिट व उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार ही बनाई जाएगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय ही अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। ये कह रहा है कि जो हम लोग अभी डीवी करने के लिए बुला रहे हैं तो उसको आप लोग ज्वाइनिंग मत समझना, क्योंकि ये सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट जो आपका है वो चेक करने के लिए बुला रहा है कि आपका दस्तावेज सही है कि गलत है, फर्जी तो नहीं है कहीं, ठीक है। और इसके आप जहाँ से डीवी अपना कर लिए उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजेगा और उसके माध्यम से आप ज्वाइनिंग करने के लिए आओगे, ठीक है। तो ये ज्वाइनिंग लेटर आपको कब और कैसे भेजेगा, तो दोस्तों
ये देखेगा कि किन जो आपने डीवी करवाया तो आपका आईटीआई में और मैट्रिक में कितना परसेंटेज था, दोनों को मिला के आपका कितना परसेंटेज बन रहा है, 80% एबव जा रहा है कि 80% से कम हो रहा है। उसके आधार पर आपका मेरिट में नाम आएगा। अगर मेरिट में नाम आ गया तो आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, अगर मेरिट में नाम नहीं आया तो आपको ज्वाइनिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है। और आप लोग अगर इलेक्ट्रिशियन या फिटर्स हैं तो मैंने आपको फिर पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, आपका मिनिमम 80% से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। और अगर आप फाउंड्रीमैन या फिर एमआरएससी, टर्नर, शीट मेटल सब से हैं तो आपका कम से कम 78, 76 में भी आपका हो जाएगा ज्वाइनिंग। ये मैं आपको बोल दे रहा हूँ। ठीक। बाकी इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर वाले तो 80% से ऊपर ही रहना, क्योंकि बच्चे बहुत हैं, प्राइवेट में भी है, सरकारी में भी है। वेल्डर भी प्राइवेट है, इलेक्ट्रिशियन, फिटर तो प्राइवेट है ही है। ठीक है। तो इसके लिए आपका 80% से ज़्यादा होना एकदम जरूरी है, दोनों मिला के 10 और आईटीआई का। और ये कह रहा है कि अब उसके बाद आपको ज्वाइनिंग में बुलाया जाएगा मेरिट में नाम आने के बाद, और जब मेरिट में नाम आएगा तब आप आइएगा ज्वाइनिंग करने के लिए। और ये आपको लगभग 1 महीने के अंदर ही आपको बुला लेगा ज्वाइनिंग करने के लिए। ठीक है। उस समय आप अपना जितना भी डॉक्यूमेंट है सब फिर से वापस लेके आइएगा। जब आप पहले जाइएगा डीवी करने के लिए तब बस आपका जेरोस लेगा, और जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसको खाली एक बार देखेगा कि हाँ एक बार जेरोस दे दो और बस ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखा दो। बस देख लिया, साइन ऑन कर लिया, आपका डीवी कंप्लीट हो गया। उसके बाद जितना भी आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट है सब आपको वापस दे दिया जाएगा, और जितना भी जेरोस के सब रख लेगा, अपने पास रख लेगा, साइन वगैरह मोहर वगैरह मार लेगा, बोलेगा ठीक है आप चली जाइए अब। उसके बाद आप अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आ जाइएगा। और जब आपको ज्वाइनिंग में बुलाया जाएगा तब अपना जितना भी सर्टिफिकेट था, जितना भी आपने उस समय सत्यापन किया था, सबको वापस फिर से लेके आ जाइएगा। और हाँ दोस्तों, इस डीवी के समय अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट गलत या फिर फर्जी या फिर नहीं लाए थे, भूल गए थे, पैन कार्ड नहीं बना था सर, कुछ भी हो गया, तो उसमें आपका जैसे आपका पैन कार्ड नहीं लाए थे तो पैन कार्ड में आपका क्रॉस कर दिया जाएगा, मतलब इसका पैन कार्ड चेक नहीं हुआ है। और अगर पैन कार्ड चेक हो गया तो टिक मार देगा, सही है। ठीक है। और अगर आप नहीं लाए थे तो क्रॉस कर देगा, मतलब इसके पास पैन कार्ड नहीं था या फिर पैन कार्ड में कोई गलती थी। ठीक है। उसका सत्यापन नहीं किया जाएगा। तो इसलिए अगर बहुत दोस्त सोचते हैं कि जैसे डीवी होते होते मेरा अगर डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हो, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप ज्वाइनिंग का समय वो अपना सुधार कर सकते हैं, और उस समय ज्वाइनिंग का समय आप अपना जितना भी सर्टिफिकेट है उस समय ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम अपना वीडियो का समाप्त करते हैं। और ऐसे ही आपको नया नया वीडियो चाहिए तो बस आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें और हमें थोड़ा सपोर्ट करते रहें। इसी तरह मैं आपको एक नया वीडियो रोज लेके आता रहूँगा, जिससे आपको काफ़ी सारी मदद मिलेगी, क्योंकि मैं भी अप्रेंटिस बंदा हूँ और मेरा ये हक बनता है कि मैं हर एक अप्रेंटिस बंदा का मदद करूँ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।